हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरे आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद, जो प्रमुख अनुच्छेद है वो सारा चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। आर्टिकल फर्स्ट में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दो में है नए राज्यों का प्रवेश। तीन में है नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा एवं नामों में परिवर्तन। यानी एक दो तीन आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 में आप 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं कर सकते। आर्टिकल्स 2 एंड आर्टिकल्स 3 में आर्टिकल्स 368 के तहत आप संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स 368 के बारे में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स जो 368 है, जिसके तहत संविधान में संशोधन करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया है। उसी तरीके से कह सकते हैं कि 2 और 3 में संशोधन नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल्स 4 करता है। आर्टिकल्स 5, 6 और 7 ये तीनों की जो व्यवस्था है ना, वो तत्कालीन जब जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय बनाया गया था नागरिकता को लेकर। नागरिकता को लेकर ये कहा गया था 26 जनवरी 1950 को, जिनका जन्म भारत में हुआ है, माता-पिता में से किन्हीं एक भारत के हैं, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 और 19 जुलाई जुलाई 1948 के 6 महीना पहले या 6 महीना बाद अगर कोई भारत में है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 में याद रखना है, जो पाकिस्तान जाकर के फिर भारत आए, यानी 1 मार्च 1947 तक, तो उन्हें 6 मंथ के बाद अगर भारत आए हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यानी ये जो है ना 5, 6 और 7 आर्टिकल्स पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल्स ना उस टाइम के वर्तमान सिचुएशन को देख करके बनाया गया था। आइए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल्स 8 के बारे में। भारत के बाहर रह रहा प्रत्येक व्यक्ति का बच्चा भारत का नागरिक होगा, यदि उनमें से एक माता-पिता जो है, माता-पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। ये अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल्स 9 एकदम याद रखना है, विदेश की नागरिकता अगर कोई भारतीय ले लेता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो नागरिकता है ना, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए याद रखिएगा 9, यानी कि 2 नागरिकता 9। तो 9 याद रखना है आप लोगों को। 10 में कह रहा है कि नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक आप अन्यार्थ कार्य ना करें। अगर कोई ऐसी चीजें आप करते हैं, आप कहीं बम विस्फोट कर देते हैं, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा या कोई बड़े भ्रष्टाचार कर देते हैं, तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। आप अगर कहीं भाग जाते हैं, भारत की नागरिकता छीन जाती है। यानी कि आर्टिकल्स 10 साफ-साफ शब्दों में कहता है कि भारत की नागरिकता अगर नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्यार्थ काम ना करे। आर्टिकल 11 में यह प्रावधान है कि नागरिकता संबंधित कुछ भी कानून होगा वो संसद बनाएगी। 12 आर्टिकल्स कह सकते हैं राज शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 जो है ना, वो राज शब्द को परिभाषित करता है, ये याद रखना है। अनुच्छेद 13 के बारे में याद रखना है कि किसी भी विधि की समीक्षा संसद कर सकती है। ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो किसी भी विधि की समीक्षा कर सकती है। आर्टिकल 14 याद रखना है, सभी के लिए समान कानून और एक समान लागू हो। मेरे लिए भी वही कानून है संविधान में, किसी और के लिए भी वही कानून है। यानी कि कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है तो उनको जो दोषी ठहराया जाएगा, उनको जो दंड दिया जाएगा, भारत के सभी नागरिकों को एक समान दंड और एक समान कानून लागू होता है। ये प्रक्रिया बताता है आर्टिकल 14। याद रखना है 14 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव निषेध है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 है। 16 में कह रहा है लोक नियोजन की अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये है आपका 16। अपवाद में है SC ST। अगर कोई विज्ञापन जारी होता है तो सबके लिए समानता है उसमें। हम भी वैकेंसी को फिल करते हैं, स्टूडेंट भी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, सभी जाति के लोग फिल करते हैं, लेकिन SC ST को कुछ अपवाद दिया गया है, जिनके लिए कुछ आरक्षित सीटें रहती है। इसलिए आर्टिकल 16 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 की बात करें, ये अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है, छुआछूत के बारे में बताता है कि किसी भी व्यक्ति से आप छुआछूत ना करें। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में लिखा गया है। आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों का अंत।
अगर कोई आप उपाधि लेना चाहते हैं तो बगैर राष्ट्रपति की आज्ञा पर आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम लोग एक बार और रिवीजन करते हैं। आर्टिकल्स 1 में है भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। 3 कहता है कि सीमा और नामों में परिवर्तन। और यहीं पे 4 कहता है कि ये दोनों आर्टिकल्स में 368 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल्स 2 और 3 में 368 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल्स 5, 6 और 7 हम बताए थे कि ये 5, 6 और 7 जो है वो जिस समय आजाद हुआ था भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके लिए नागरिकता पाने के लिए कुछ प्रावधान किया गया था उस टाइम में। अभी फिलहाल याद रखना है 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता-पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। 9 कहता है विदेशी नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी आर्टिकल्स 8 के तहत, आर्टिकल्स 9 के तहत। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 10 कहता है अगर कोई आप गलत काम करते हैं, अन्यार्थ काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ ऐसी कामें करते हैं, भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। 11 कहता है नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन बनाएगा? संसद बनाएगा और 12 राज शब्द को परिभाषित करता है। साथ ही 13 कहता है संसद किसी भी विधि की समीक्षा करेगा और आर्टिकल 14 कहता है सबके लिए समान कानून, समान न्याय, समान तरीके से लागू होगा। 15 है भेदभाव निषेध, 16 है अवसर की समानता और 17 है अस्पृश्यता का अंत, 18 है उपाधियों का अंत, राष्ट्रपति की आज्ञा पर ही आप किसी दूसरे देश के उपाधि को पा सकते हैं। आर्टिकल्स हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 19 से। आर्टिकल्स 19 ये कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोगों को निम्न स्वतंत्रता है। याद रखना है भारत जिस समय आजाद हुआ था ना, उस समय मात्र 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी भारत में। आज वर्तमान में 6 हो गई है। क्यों? संपत्ति के अधिकार की जो स्वतंत्रता का वर्णन था ना संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। याद रखना है ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी कहता है किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ई कहता है किसी क्षेत्र में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता, एफ संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या में कमी की गई, स्वतंत्रता के अधिकार में कमी किया गया और जी कहता है जी फॉर जीविका यानी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दिया जाता है। फिर से देखिएगा आर्टिकल्स 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद ए कहता है 19 का ए कहता है बोलने की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता। बी कहता है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप सभा बना सकते हैं। सी कहता है आप संघ बना सकते हैं। डी कहता है भारत के किसी भी जगह पे घूम सकते हैं और ई कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। पहले इसमें एक अपवाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया गया, तो भारत सरकार ने उस अपवाद को हटा दिया गया है। अब भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आर्टिकल्स जी कहता है जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए कोई भी जीविका कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, किसी भी दुकान खोल सकते हैं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सिर्फ उनका जो क्राइटेरिया है, उनकी जो योग्यता है, वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगर आर्टिकल्स यहाँ 12-20 की बात करें, तो आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध किए हैं, उसमें भी भारतीय संविधान इतनी अच्छी है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड किया गया है कि अगर आप अपराध किए हैं, तो आपको अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक सज़ा दिया जाएगा। अपराध के समय का कानून ही लागू होगा। स्वतः न्यायालय में गवाही से बाध रखा गया है। आप अपने खुद न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। इसके लिए सेकंड पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाना होगा, गवाही देगा तभी आप न्यायालय में छुटकारा पा सकते हैं। दोष सिद्धि में संरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स 20 ये कहता है, एक में कहता है एक अपराध के लिए एक सजा, दूसरा कहता है जिस समय आप अपराध किए हैं
उस समय का जो कानून है उसी के तहत आपको मिलेगा। बाद में अगर कोई कानून बनता है तो उसके तहत आपको सजा नहीं दिया जाएगा। आगे याद रखना है 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। याद रखना है ये 21 के तहत ही एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना किया गया था, जिसमें 20 मेंबर जुडिशियल होते हैं और 20 आपको इन्वायरमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ वो होते हैं। सॉरी अगर 20-20 बोले हैं तो याद रखना है एनजीटी जो होता है ना, एनजीटी इसमें 10-10 मेंबर होते हैं। टोटल 20 मेंबर होते हैं और 10 मेंबर होते हैं न्यायिक विभाग जुडिशियल मेंबर और 10 विभाग होते हैं पर्यावरण विशेषज्ञ, इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं। टोटल 20 मेंबर होते हैं एनजीटी के। वर्तमान में आप लोगों को कमेंट कर देना है एनजीटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है अभी वो कौन है। याद रखना है इसमें कि 21 के ए में ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारतीय संविधान में करी गई। याद रखना है आपके अगर बच्चे हैं या किसी को संरक्षण में आप लिए हैं, गोद लिए हैं, 6 से 14 वर्ष तक उनसे कोई भी काम आप नहीं करवा सकते। भारत सरकार की एक संविधान में आर्टिकल्स है 21 के का, जिसके तहत आप उनके लिए हमेशा शिक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार दे रही है। कब जोड़ा गया? 86वां 2002 के तहत, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे है आप लोगों का आर्टिकल्स 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तारी के कारण पूछना होगा। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी के कारण पूछना होगा। दूसरी चीजें हैं 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास वो आपको पहुंचाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अपने पसंद का वकील खोजने, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की ये चीजें हैं। याद रखना है कि आर्टिकल्स 22 कहता है गिरफ्तारी और दोषसिद्धि में संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर कोई गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी का कारण पूछिए। 24 घंटे के अंदर जो गिरफ्तार किए हैं वो आपको दंडाधिकारी के पास पहुंचाने का उसकी जरूरत है, वो जरूर पहुंचाएगा। ये संविधान में लिखा गया है। और एक अपने मन पसंद का आप वकील भी कर सकते हैं। ये है 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर 23 की बात करें तो 23 और 24 को ना दोनों साथ में याद रखना है। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध पर प्रतिबंध। आप किसी से मंजवरी काम नहीं करवा सकते हैं, बलसवरी काम नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे तो आर्टिकल 23 के तहत आप जेल में जाएंगे। आर्टिकल 24 कहता है, 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आप अगर किसी बालक को कोई कल कारखाने में या जोखिम भरे कामों में आप उसका नियोजन करते हैं, तब पर भी आप एक गुनाहगार हैं और 24 के अंतर्गत आपको सजा भी दी जाएगी। याद रखना है 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखाने जोखिम भरे कार्य नहीं कराना है। 25 से लेकर 28 तक जो है ना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल्स 25 में है आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। 26 कहता है धर्म के लिए प्रबंधन की व्यवस्था। 27 कहता है धर्म के नाम पे जो पैसा आप जमा करेंगे उसका नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 28 कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 25 कह रहा है किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मान और प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था। आप बड़े बड़े टेंट लगा सकते हैं, समारोह कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, वो भी स्वतंत्रता में। सारा चीजें ऐड करके आप लोगों को देखना है। 27 कहता है, 27 कहता है धर्म के नाम पे जमा राशि पर टैक्स नहीं लगेगा और शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े। 19 के बारे में अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल्स 19 के बारे में, तो ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता याद रखना है। आर्टिकल्स जो 19 है यहाँ पे, आर्टिकल जो 19 है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत हम लोग देखें 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता एवं बोलने की स्वतंत्रता। बी में देखें बिना हथियार के शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है याद रखना है देश के किसी भी जगह घूमने की स्वतंत्रता। ई में है याद रखना है देश भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। एफ को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। याद रखना है जी में है जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप जीविका चला सकते हैं, ये जी के तहत है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 20 का, दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में 3 पॉइंट कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि अगर दोष सिद्धि में संरक्षण के विषय में पहला पॉइंट कहता है कि एक सजा के लिए, एक दोषी के लिए एक सजा होगा। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछेगा, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को कि जिस समय आप दोषी ठहराए गए हैं, उसी समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा। और तीसरा ये कहता है कि अपने मनपसंद, अपने खुद खुद आप गवाही नहीं दे सकते हैं। इसके लिए बाध्य किया गया है भारतीय संविधान में। 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी के तहत 21 का काम में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था माता पिता के द्वारा या संरक्षक के द्वारा, जो आप गोद लेकर के उनको संरक्षण दे रहे हैं उसके द्वारा। याद रखना है 22 कहता है आर्टिकल्स 22 गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, आर्टिकल्स 22 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि आप कारण पूछिए, पॉइंट फर्स्ट कारण पूछिए। दूसरा नंबर याद रखना है आप लोगों को, पहला है कि कारण पूछना है। दूसरा याद रखना है आप लोगों को कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास उसको पहचान पहुंचाना अनिवार्य है। तीसरा आप लोगों को याद रखना है अपने मनपसंद की वकील भी खोजना अनिवार्य है। ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे 29 के बारे में। आर्टिकल्स 29 ये कहता है, आर्टिकल्स 29 ये कहता है, याद रखना है यहाँ पे, आर्टिकल्स 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। भाषा याद रखना है, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के संबंध में ना 2 आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है मौलिक अधिकार में, वो है 29 और 30। 29 साफ साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, उनकी संस्कृति के आधार पे आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान से उनको भगा नहीं सकते, उनको अंदर आने से मना नहीं कर सकते। साफ शब्दों में आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक खुद अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं। जो सुविधाएं अलग व्यक्तियों को दिया जाता है, वो अल्पसंख्यक को भी दिया जाएगा। इसमें भारत सरकार कुछ भी हाँ और हूँ नहीं करेगी। क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखना है। आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्थान या स्थापना भी अल्पसंख्यक कर सकते हैं। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मौलिक अधिकार में आपको कोई परेशानी हो सकती है, तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा करके मौलिक अधिकार की आलोचना कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि हमें ये मौलिक अधिकार में दिक्कतें हो रही है, या 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर के आप अर्जी भी लगा सकते हैं। यानी कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। आर्टिकल 33 कहता है सैन्य बल, पुलिस, आईबी इत्यादि के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकता है। साफ शब्दों में आर्टिकल 33 कहता है कि मौलिक अधिकार में उन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकता है जो पुलिस सेवा में काम कर रहा है, जो आईबी में काम कर रहा है, जो गुप्तचर एजेंसियां में काम कर रहा है। उनकी मौलिक अधिकार में भारत सरकार विधि बना करके उनके मौलिक अधिकार में कमी करेगा। वो चीजें आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 में कहता है यदि किसी मार्शल लॉ के कारण मौलिक अधिकार के नुकसान हुआ है, संसद कानून बना करके उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। अगर आपका मान लीजिए कि अगर भारत में कभी वैसी स्थिति आई कि जिस समय सत्ता पक्ष यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाए, यानी कि जो सेना है ना, वो सेना तख्ता पलट कर दे और सेना खुद अपनी सरकार बना ले। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ, शेख हसीना भारत आई और फिर यहाँ से विदेश गई। याद रखना वैसी स्थिति भारत में आएगी भी नहीं। भारत की संविधान की ऐसी खूबसूरती है कि ये सारी चीजें आना बहुत ही मुश्किल है।
रेयर केस में अगर आ जाती है उसके लिए 34 एक आर्टिकल्स बनाया गया है और वो साफ शब्दों में कहता है कि अगर कभी मार्शल लॉ की ऐसी स्थिति आती है तो संसद नागरिकों के मौलिक अधिकार में जो दिक्कतें होगी उसको क्षतिपूर्ति करेगा। यानी कि मार्शल लॉ के बाद फिर से संसद का जब गठन किया जाएगा तो नागरिकों को क्षतिपूर्ति का ये करेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, संसद कानून द्वारा क्षतिपूर्ति कर सकती है। आर्टिकल 35 कहता है कि आर्टिकल 16 में जो आप लोग पढ़े हैं, आर्टिकल 16 के बारे में 16 में कह रहा था कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, उसके 3 में ये कहता है कि आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, संसद संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 32 के 3 में संसद संशोधन कर सकती है, 33 में कर सकती है, 34 में कर सकती है। ये संसद के द्वारा संशोधन किया जाएगा। डीपीएसपी देख लीजिए यहाँ पे, डीपीएसपी डीपीएसपी है 36 से लेकर के 51 तक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का 4 एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो हर एक राज्यों के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए हम ना तो कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सेशन कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट का मान्य नहीं होगा। याद रखना है 36 से 51 तक हम लोग वैसे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो नागरिकों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यूज किया जाता है, बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें कि एमपी की सरकार के द्वारा स्कूटी देने की योजना शुरू किया गया कि अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्कूटी दिया जाएगा। बहुत सारे राज्यों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि लैपटॉप दिया जाएगा। कुछ राज्यों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो आपको 50,000 रुपये दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन के तौर पे, ताकि आप प्रोत्साहन हो और आगे की पढ़ाई अपनी कामयाब रखें। तो याद रखना है कि इसमें अगर जिन राज्यों में ये सारी चीजें लागू नहीं है, वहां के लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी राज्य के द्वारा ही लागू किया जाएगा, इसमें बाध नहीं है। आप इनके विरुद्ध में आप कोई न्यायालय नहीं खटखटा सकते। देख लिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। पहला आर्टिकल्स कहता है कि आर्टिकल्स 36 भाग 3 के आर्टिकल्स 12 में जो प्रावधान है वही है, यानी कि 12 में राज शब्द का प्रावधान हम लोग पढ़े थे और आर्टिकल 36 में सेम टू राज शब्द का ही वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 कहता है कि डीपीएसपी वाद योग नहीं है, डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय के विरुद्ध नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते डीपीएसपी के विरुद्ध में। दूसरी चीजें, राज्य जब भी नीति बनाएगा उस समय राज्य को ध्यान में रखकर बनेगा। राज्य सरकार जब भी कोई कानून बनाती है डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगी। 38 में याद रखना है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये क्वेश्चन 38 के बारे में ना कई बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है, डीपीएसपी का कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जिसमें तीनों प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है। वो आर्टिकल्स है 38, 38 आर्टिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये तीनों प्रकार के न्याय का वर्णन आर्टिकल्स 38 में मिलता है। आर्टिकल 39 की बात करें तो ये भाग 4 का सबसे मजबूत अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि 39 में ना, याद रखना है, आर्थिक न्याय पाने का अधिकार है। इसी में है समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। इनकी 39 के अंतर्गत ABCD E करके हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि डीपीएसपी का सबसे मजबूत अनुच्छेद 39 है, जो आर्थिक न्याय पाने के लिए हमें बताता है। आर्टिकल 40 की बात करें, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 में आप लोगों को पता होगा काफी इंपोर्टेंट है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में मनोविचित दक्षता और प्रस्तुति सहायता, महिलाओं के लिए जो चीजें व्यवस्था की जाती है एम्बुलेंस के गर्भवती अवस्था में, ये सारी चीजें महिलाओं को जो अवेलेबल किया जाता है ना, ये सारी व्यवस्था 42 के अंतर्गत किया गया है। 43 में कहता है जीवन निर्वाह योग्य वेतन। कोई भी राज्य सरकार अपने व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दे तो उतना वेतन दे जिससे उनकी निर्वाह हो सके, जितना वेतन से उनके जीवन का निर्वाह हो सके। ये आर्टिकल्स 43 कहता है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। याद रखना है 43 के ए को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कहा गया कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रबंध राज्य सरकार करवाएगी। ये ऐसी व्यवस्था की गई।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 44 में। 44 में कह रहा है, 44 आर्टिकल्स ये कहता है, याद रखना है 44 में कह रहा है समान नागरिक संहिता, सबके लिए यहाँ समान नागरिक संहिता है, यानी सबके लिए समान कानून, ठीक है, समान सिविल संहिता। याद रखना है इनके बारे में कुछ केसेस भी आए थे, याद रखना है अभी नागरिक संहिता जब संविधान लागू हुआ था उस समय गोवा में था, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे लागू किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कुछ राज्यों में लागू हुआ है। आर्टिकल्स 45 याद रखना है, 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये चीजें हम लोग पीछे भी पढ़े, आर्टिकल्स 21 के का में और आर्टिकल्स 45 में भी प्रावधान है। 46 कहता है एससी एसटी दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का उल्लेख किया गया है 45 में, 46 में। 47 के तहत मादक पदार्थों पर रोक, जैसे शराबबंदी, कई बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, शराबबंदी जो बिहार सरकार के द्वारा की गई है किस आर्टिकल्स का प्रयोग करके, तो आर्टिकल्स कौन सा लगा है इसमें, 47। 47 में प्राइमरी ड्यूटीज, जो भारत सरकार, जो राज्य सरकार की प्राइमरी चीजें हैं अपने राज्य के जनता को लेकर के, उनको ध्यान में रखते हुए मादक पदार्थों पे रोक लगाया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य का, हम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, तो राज्य सरकार रखेगा। याद रखना है पोषाहार, जीवन स्तर, लोक व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं 47 में। साथ में याद रखना है आप लोगों को 48 के बारे में, कृषि एवं पशुपालन का उत्तम टेक्नोलॉजी का विकास राज्य सरकार करेगी अपने जनता के, किसानों के लिए, और बीफ पर रोक का जो वर्णन है ना, इसी में है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है 48 के बारे में। 48 का ए जो है ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन और जीवों की रक्षा करें, इसे जोड़ा गया 48 के ए में, 42वां संविधान संशोधन के तहत। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया बहुत सारे आर्टिकल्स को, वो 42 नंबर का 3-4 बार आ गया, यानी कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन एक भारत का एक मिनी संविधान संशोधन है, एक मिनी संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। याद रखना जब संविधान संशोधन आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को याद करवाएंगे तो काफी डीप में आप लोगों को लेके जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिटी, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े, इसमें याद करना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। अपने जीवन को जीने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमें सीखना। जैसे जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो कैसे होता है कि हमें दौड़ना जरूरी है, हमें बोलना जरूरी है ना, हमें बोलना जरूरी है ना, हमें गिरना जरूरी है, हमें उठना जरूरी है। तो वही सारी चीजें हैं, हमें जीवन को आगे और जीने के लिए हमें पॉलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ना भी जरूरी है कि कहाँ पे किस चीजें का यूज किया जाता है। याद रखना है 49 में कहा जाता है राष्ट्रीय स्मारक वस्तुओं स्थानों का संरक्षण करें, 49। जब आप लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक प्रावधान है, राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षित रखें, मौलिक कर्तव्य है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो डीपीएसपी में प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल्स में, 49 में, 49 में। याद रखना है 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों को अलग कर दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं अभिवृद्धि का वर्णन, 52 में है आपका राष्ट्रपति, 53 में राष्ट्रपति की सारी शक्तियां संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वो 53 में वर्णन है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स है, वो चीजें तो बताएंगे ही, शायद आप लोगों को 51 तक बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। 52 में राष्ट्रपति है, 53 में संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 58 में है राष्ट्रपति का योग्यता, 57 में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, 59 में राष्ट्रपति का क्या चीजें होनी चाहिए, राष्ट्रपति बन रहे हैं आप तो कौन कौन सी चीजें आपको लाभ के पद नहीं है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो 59 में है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, और 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के आपातकाल कोई ऐसी घटना हो जाती है तो 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। आइए दोस्तों हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में और कुछ आर्टिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं। आप साथ में देखेंगे कि आप लोगों को कितनी चीजें याद हुई है, साथ में बोलिएगा। आर्टिकल्स की अगर बात करें, आर्टिकल्स का बात करें 25 में कोई भी धर्म मान सकते हैं,
26 कह रहा है धर्म के प्रबंधन की व्यवस्था। 27 में धर्म के नाम पे टैक्स के पैसा नहीं लगेगा। 28 में कोई भी धर्म की शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में नहीं दिया जाएगा। 29 कहता है भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, संस्कृति के आधार पे किसी भी अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान में नहीं रोका जाएगा। 30 कहता है कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, अपना खुद का शैक्षणिक संस्थान। 31 याद रखना है, ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जो इसको हटा दिया गया है। साथ में 32 याद रखना है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में आप मौलिक अधिकार के विरुद्ध में अगर मौलिक अधिकार की हनन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। साथ में 33 में याद रखना है, 33 आर्टिकल्स ये कहता है कि पुलिस सेवा में आप है, आईबी में है, कोई गुप्तचर संस्था में है, तो आपकी मौलिक अधिकार में भारत सरकार कमी करेगी। 34 कहता है अगर मार्शल लॉ लगता है तो उसके बाद जो मार्शल लॉ के समय जो क्षतिपूर्ति होगा, संसद उसको क्या करेगा, संसद उसको क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगा। उसके लिए संसद बैठ करके क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगा आपका। 37 में याद रखना है आर्टिकल 16 का 3, 32 का 16 का 3, 32 का 3 आपको आर्टिकल 34 में, 33 में ये संसद विधि बना सकती है, ये चीजें का प्रावधान है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हम लोग बात करें 36 से 51 के बीच में, तो 36 से 51 के बीच में याद रखना है सबसे पहला आर्टिकल 36, 36 कहता है 36 कहता है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। 36 में ये लिखा गया है कि जो आर्टिकल्स 12 में लिखा गया है वही चीजें का वर्णन 36 भी करता है, ऐसे लिखा गया है आर्टिकल 36 में। 37 कहता है कि डीपीएसपी वाद योग नहीं है। जब भी राज्य सरकार डीपीएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी तो वो अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। 38 में तीनों न्याय का वर्णन है, राजनैतिक, सामाजिक और याद रखना है सामाजिक, राजनैतिक और आपका न्यायिक व्यवस्था, है ना, राजनैतिक। याद रखना है 38 में क्या कहता है, याद रखना है एक तो राजनैतिक हो जाएगा, याद रखना है एक तो आपका सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 प्रकार की व्यवस्था 38 में है। 39 सबसे मजबूत आर्टिकल्स है और 39 में आर्थिक न्याय पाने का अधिकार है। 40 जो है आपका कह सकते हैं ग्राम पंचायत का गठन। 41 में कुछ मनोदिशाओं में काम, शिक्षा पाने का अधिकार, है ना? 43 में प्रस्तुति सहायता बताएँ आप लोगों को, है ना? 42 में बताएँ, 43 में निर्वहन योग्य वेतन बताएँ आप लोगों को, है ना? 47 में आपका मादक पदार्थों पर रोक जो किया है भारत सरकार, ये राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, इसके बारे में आप लोगों को बताएँ। 50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति की अगर चर्चा करें, राष्ट्रपति की चर्चा करें तो 52 में है राष्ट्रपति का पद, 53 में है राष्ट्रपति पूरे संघ का प्रधान होता है। जो भी काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। आर्टिकल 53 के तहत 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति के बारे में बताता है, 56 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल टेन्योर के बारे में वर्णन करता है, 57 भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 58 वहीं पे कहता है राष्ट्रपति की क्या चीजें योग्यता होना चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, और 59 राष्ट्रपति की कुछ दिनचर्या के बारे में बताता है। मैंने कहने का मतलब ना कि अब राष्ट्रपति हैं और आप अब ऐसे हरकतें कर रहे हैं, आप कभी नशे में आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें का प्रावधान, कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, कौन से नहीं होगा, इसमें बहुत सारा प्रावधान है। आपको लाभ के पद नहीं होना चाहिए, ये नहीं, सारा 59 बताता है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और 62 कहता है आपातकाल अगर राष्ट्रपति कोई ऐसे समय में कोई घटना हो जाती है या शोक हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रख सकते हैं। 63 से हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और वो चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।